हेलो एवरीवन, इंग्लिशर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये हेल्पफुल होगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द सन डैश इन द ईस्ट। ये हमेशा याद रखना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। यस पी का रूल हमेशा याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द सन है तो ये सिंगुलर नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। और ये भी देखिए कि ये सूरज पूरब से निकलता है, ये सेंटेंस जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, हैबिट, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती हैं। इसलिए इसका अनुवाद हम या इसका ट्रांसलेशन किसी और टेंस में नहीं कर सकते सिवाय प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या ईएस लगेगा। तो राइज का हो जाएगा बी, राइजेज। द सन राइजेज इन द ईस्ट। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है कि जो नेचर में हमेशा से होती रहती है, जो चीज़ें हमेशा से प्रकृति में हो रही हैं या अक्सर होती रहती है, वो चीज़ें यूनिवर्सल ट्रूथ होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। आगे चलते हैं। विच स्पेलिंग इज करेक्ट। देखिए यहाँ पे दिया है, स्पेलिंग दिया है, रिसीव का स्पेलिंग दिया है। तो रिसीव की स्पेलिंग होती है RECEIVE। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए ये तो वर्ड पावर की बात है, ये तो आप जब वर्ड मीनिंग को कंठस्थ रखेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी इसका तो कोई रूल होता नहीं, ये तो याद करने से ही होगा। और वैसे एक चीज़ आपको इसमें एक रूल और बताते चले कि जब आई और ई दोनों साथ में आए, आई और ई दोनों साथ में आए, तो ये याद रखना कि सबसे पहले 90% केसेज में आई के बाद ई लिखा जाता है। मतलब सबसे पहले आई लिखा जाता है, उसके बाद ई होता है। लेकिन कुछ अपवाद हैं, उसी अपवाद के अंतर्गत ये रिसीव की स्पेलिंग बनती है। डिसीव होता है इसी तरीके से, डिसीव मीन्स धोखा देना, जिसमें कि ई पहले होता है आई से। जैसे यहाँ पे देखिए आई और ई दोनों साथ में आया है, लेकिन यहाँ पे ई को पहले लिखेंगे क्योंकि ऐसा होता है, ये अपवाद में है, ठीक है। इसका डी नंबर सही होगा। आगे चेंज इनटू पैसिव वॉइस, डू योर वर्क। देखिए ये है इम्परेटिव सेंटेंस दिया गया है, इसका पैसिव वॉइस चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो इसमें इसका दो रूल होता है। एक या तो शुड बी से आप बनाएं या तो फिर इसको लेट से बना दें। देखिए यहाँ ऑप्शन में तो शुड से बना हुआ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ लेट से ही यूज़ किया गया है। तो अगर लेट से बनाना है तो सबसे पहले लेट को लगाइए, लेट। उसके बाद इसका जो ऑब्जेक्ट हो, योर वर्क है ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें यू सब्जेक्ट छुपा होता है। वर्ब डू दिया है, योर वर्क ऑब्जेक्ट है, तो लेट योर वर्क। उसके बाद बी लगाते हैं, ठीक है। ये पैसिव वॉइस का, इम्परेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस का ये फॉर्मेट है। लेट रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट योर वर्क, उसके बाद बी लगाएंगे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेट योर वर्क बी डन। लेट योर वर्क बी डन, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। द सिंगुलर नंबर ऑफ डाटा। देखिए ये डाटा प्लूरल नंबर है, इसका सिंगुलर नंबर डाटम होगा। देखिए कुछ ऐसा शब्द होता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको याद रखना पड़ता है कि यहाँ पे ऐसा होगा तो इसका प्लूरल नंबर ये बनेगा। अगर किसी शब्द के अंत में यू एम आए तो वहाँ पे उसको यू एम को हटा करके ए लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे यू एम है डाटम, यू एम को हटा के ए कर दिया तो डाटा हो गया। इसी तरीके से बैक्टीरियम होता है, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया हो जाता है, ठीक है। मीडियम होता है, मीडियम का मीडिया हो जाता है। इस तरीके से इसको याद रखेंगे। फ्लाई डैश अ विंग, आई वुड फ्लाई। देखिए यहाँ पे इस तरीके के सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है
इफ वाले वाक्य में हैड का प्रयोग और दूसरे वाक्य में वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कंठस्थ हो जाएंगी। इस तरीके का हिंदी वाक्य होते हैं जैसे काश मेरे पास पंख होता तो मैं उड़ पाता, या यदि मेरे पास पंख होता तो मैं उड़ता। ठीक है, इस तरीके का हिंदी वाक्य होता है। मैं राजा होता तो मैं ये करवा देता। ठीक है, आप ट्रांसलेशन के रूल पढ़ेंगे तो ये चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी। ये ऐसी फ्यूचर की ऐसी इच्छाएं होती हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, इस तरीके के वाक्यों में पहले वाक्य में हैड अगर पास का अर्थ है तो, और दूसरे वाक्य के जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में वुड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इफ आई हैड अ विंग आई वुड फ्लाई। ऑप्शन नंबर ए। इट डैश रेन टुडे। देखिए यहाँ पे बारिश होने की बात हो रही है, तो बारिश होना एक संभावना ही है, बाकी तो कोई फिक्स कर नहीं सकता। तो संभावना होने के अर्थ में, परमिशन लेने या देने के अर्थ में हमेशा मे का प्रयोग करते हैं। और क्षमता या सामर्थ्य की बात जहाँ पे किया जाए वहाँ पे कैन का प्रयोग। ये एक्चुअल ग्रामर है। बाकी स्पीकिंग की बात किया जाए तो वहाँ पे कुछ भी चलता है, कैन और मे दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ग्रामर के हिसाब से मे का प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए। इट मे रेन टुडे। सी डाइड डैश कॉलरा। देखिए डाई के बाद अगर किसी बीमारी का नाम आए तो वहां पे आंख बंद करके आप लगाइए आप। सी डाइड ऑफ कॉलरा। सी डाइड ऑफ कॉलरा, इसको रट लीजिए, सी डाइड ऑफ कॉलरा। ऑप्शन नंबर डी। यू रोट अ लेटर डैश पेंसिल। देखिए जब पेन और पेंसिल से लिखने की बात आए तो याद रखना, अगर पेन का प्रयोग हो या वाक्य में पेन से लिखने की बात आए तो पेन के पहले आर्टिकल ए भी लगाएंगे और उसके साथ में विद का प्रयोग किया जाता है, प्रीपोजिशन विद। लेकिन अगर पेंसिल या स्याही की बात किया जाए तो वहां पे न ही आर्टिकल लगाएंगे और विद के बजाय वहां पे इन का प्रयोग करते हैं। इसको दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए कि अगर पेन का प्रयोग हो तो वहां पे विद, और पेंसिल और इंक आए तो वहां पे इन लिखा जाता है। यू रोट अ लेटर इन पेंसिल। ऑप्शन नंबर बी है समवन डैश सीन दिस एक्ट। देखिए समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, इस तरीके से जितने भी आते हैं सब सिंगुलर नंबर होते हैं। आंख बंद करके सिंगुलर नंबर वर्ब भी लगाइए, क्योंकि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब ढूंढिए। कि ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे सीन दिया है तो सीन का मतलब ये थर्ड फॉर्म है, मतलब ये परफेक्ट टेंस होगा कोई ना कोई। पास्ट में तो है नहीं कोई, क्योंकि पास्ट में हैड होता, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पे हैज, ऑप्शन नंबर सी, समवन हैज सीन दिस एक्ट। ही इज डैश हिज ऑफिस। वह ऑफिस में है या वह ऑफिस पर है। ठीक है, देखिए इस तरीके का वाक्य, जैसे वह घर पर है, कोई पूछे या कोई बताए कि वह घर पर है तो वहां पे उसका अनुवाद क्या करते हैं, ही इज एट होम। एट क्यों लिखते हैं, एट इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये निर्धारित नहीं हो रहा है कि वो कहाँ पे है। घर पे हो सकता हो, घर के बाहर हो सकता हो अगल बगल कहीं पे हो, फिर भी बोलेंगे कि वह घर पर है। ठीक है, आन नहीं लगाएंगे पर की अंग्रेजी इसलिए क्योंकि वो घर पे चढ़ के थोड़ी बैठा हुआ है। आन का प्रयोग वहीं पे होता है जहाँ पे कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ पे या किसी दूसरी चीज़ के ऊपर रखी हुई हो, स्थिर हो, ठीक है, उसके टच में हो, वहाँ पे सिर्फ आन का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऐड का प्रयोग पर की अंग्रेजी पे उस जगह करते हैं जहाँ पे कोई स्थिरता ना हो कि कहाँ पे है, एग्जैक्ट लोकेशन का पता ना हो, वहाँ पे ऐड का प्रयोग करते हैं। उसी सेंस में यहाँ भी पूछा गया है ही इज ऑफिस, तो यहाँ पे ऐड का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि वह ऑफिस पर है या वह ऑफिस में है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑफिस में घुसा ही हुआ, हो सकता है अगल बगल हो, कहीं बैठा हो, घूम रहा हो अगल बगल, तब भी तो यही बोलेंगे कि हाँ वो ऑफिस गया है, वो ऑफिस में है। ठीक है, इस भाव में यहाँ पे ऐड का प्रयोग करेंगे क्योंकि इन तो दिया नहीं है, और इन का प्रयोग तब होता जैसे वह ऑफिस में है, एग्जैक्टली पता है कि हाँ वह ऑफिस के अंदर है, घुसा हुआ है, तब वहाँ पे इन का प्रयोग करेंगे। लेकिन ऐसे नॉर्मल सेंस में वो ऑफिस में है या वो ऑफिस गया है, वो ऑफिस पर है, तो यहाँ पे ऐड ही लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
अगला है माई सिस्टर लिव्स डैश कानपुर। देखिए किसी भी सिटी, कंट्री, स्टेट के नाम के पहले इन लगता है, इसको रट लीजिए। ऑप्शन नंबर सी, माई सिस्टर लिव्स इन कानपुर। आई अपीयर्ड डैश द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। ये भी याद रखना है, परीक्षा देने की अंग्रेजी अपीयर एट द एग्जामिनेशन होती है। अपीयर एट द एग्जामिनेशन, परीक्षा देना मतलब अपीयर एट द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, परीक्षा देने की अंग्रेजी होती है, इसको याद रखिएगा। एट के बजाय कुछ और यहाँ नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। आई अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, ऑप्शन नंबर बी। आर यू प्लीज डैश मी, प्लीज के साथ विद लगता है, इसको भी याद कर लीजिए। ये कुछ चीज़ें होती हैं रटने के लिए होती हैं, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर एक्सरसाइज से ही आएगा, प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश 7 दिन में सीखें, इंग्लिश 4 दिन में सीखें, 4 घंटे में बोलना सीखें। ये सब बोलने में और एक्चुअल ग्रामर सीखने में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। ग्रामर के इतने सारे रूल होते हैं जो प्रैक्टिस से ही समझ में आते हैं, वरना इंग्लिश को ऐसे ही सब कोई हवा नहीं समझते, ठीक है। इंग्लिश में कुछ तो होता है, इतना बहुत कठिन भी नहीं होता, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सरल लगने लगेगा। लेकिन जब तक नहीं समझ में आता तब तक ये लगता है कि बहुत कठिन है, इतने ज़्यादा एक्सेप्शन है, इतने ज़्यादा रूल होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करो बस। तो प्लीज्ड के साथ विद आता है, याद रखना है, ठीक है। आर यू प्लीज्ड विद मी, आर यू प्लीज्ड विद हर, आर यू प्लीज्ड विद द बॉयज, आर यू प्लीज्ड विद हर मदर, कुछ भी आए प्लीज्ड के साथ विद ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, चूज द करेक्ट सेंटेंस पूछा है, करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो पहला है हु हैव sang songs। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ किस किसने गाना गाया है, ठीक है। हैज होता तो हम कहते किसने गाना गाया है, हैव लगा है तो इसका मतलब हु प्लूरल है यहाँ पे, लेकिन हैव लगा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, लेकिन सेकंड फॉर्म आया इसलिए सेंटेंस सही नहीं है। अगला चलते हैं, ही हैव स्लेप्ट, ही के साथ है जाना चाहिए, इसलिए भी गलत है। ही नेवर स्माइल, नेवर लगा है इसलिए ही के साथ सिंगुलर के साथ यहाँ पे एस या ईएस लगना चाहिए, इसलिए ये भी गलत है। हैव यू एवर सीन द ताजमहल, वैसे ताज और महल को अलग लिखेंगे अलग अलग करके, लेकिन ये सेंटेंस सही है। हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्या आपने कभी ताजमहल देखा है, ये सेंटेंस सही है। तो ऑप्शन नंबर डी। लास्ट है द ग्रैंड मदर टेल्स अ स्टोरी डैश द नाइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। नाइट के पहले अगर आर्टिकल द आए तो याद रखना इन लगाएंगे, अगर नाइट के पहले आर्टिकल द न आए तो समझ लो एट लगाएंगे। रात में की अंग्रेजी दो ही लिखा जाता है, या फिर एट नाइट लिखिए या फिर इन द नाइट लिखिए, ठीक है। यहाँ पे तो द आर्टिकल ऑलरेडी लिखा हुआ है तो यहाँ पे इन का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, इन। द ग्रैंड मदर टेल्स अ स्टोरी इन द नाइट। इंग्लिश ग्रामर की ऐसी ही बारीकियों को समझने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर लीजिए। धन्यवाद।